हेलो गाइस, वेलकम बैक टू धूम रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 16th एपिसोड का सेकंड पार्ट। इस एपिसोड के थर्ड 3 पार्ट होने वाले हैं क्योंकि ये 2 घंटे का है। पहला पार्ट हमने देख लिया, सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इयोन सॉन्ग की डेथ हो गई है क्योंकि उसने हेन पर गोली चला ही दी थी। बीच में योनू आ गया था और पुलिस वालों ने इयोन सॉन्ग को मार दिया था। और फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि हेइन की जो मदर है उसको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि जॉनू ने ही हेइन को बचपन में डूबते हुए बचाया था। वहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ था और बिना टाइम वेस्ट करे इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो अभी हॉस्पिटल में है ये। बेटा, ये तो हमें पहचान नहीं रही। इसको हम सिर्फ लोग थोड़ा सा ही सीन याद आया है, मतलब। योनो के माँ बाप हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती। लेकिन हुआ क्या है बेटा? पुलिस ने बताया कि उस पर किसी ने गोली चलाई है। हम्म। हाँ, मेरी वजह से मुझे बचाने के लिए योनो बीच में आ गया और उसे कोई बात नहीं, रो मत, फिक्र मत करो। हमारे योनो को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अभी कंफर्म करेगी। मेरा एक और बड़ा बेटा भी था, बचपन में ही हमें छोड़कर चला गया। मुझे ऐसा लगा था कि वो हेन को बचाते हुए समंदर में डूब गया। इसमें हेन का कोई कसूर नहीं था। फिर भी मैं उससे नफरत करती रही। मैं बहुत बुरी मां हूं, उसे समझ ही नहीं पाई। याद है उस दिन आपने मुझे बताया था कि बचपन में योनो ने किसी छोटी बच्ची को डूबने से बचाया था मरीन कॉर के कैंप में। हाँ, ऐसा ही हुआ था। एक बोट का एक्सीडेंट हुआ था और योनो ने एक लड़की को बचाया था। मुझे पता नहीं क्यों वो जगह जानी पहचानी सी लग रही थी, और जब पता लगा तो जानकर अजीब लगा। टाके लगा रहा हूं। बीपी बहुत लो हो रहा है। कार्डियक अरेस्ट। डिफिब्रिलेटर लाओ। ठीक है। डोज दो जल्दी। एपिनेफ्रिन देना फालतू होगा। का वो दिखा रहे हैं। मैं बोलता है सस्पेंस क्रिएट करना है इनको। शायद ये उसी दिन और उसी बीच की बात है। तुम नहीं जा सकते। अभी राज खुलेगा, हाँ? आगे देख रहे हो? चलो चलो चलो।
इनका बड़ा बेटा दिखाया ही नहीं ना एक भी बार। वो देखो वहाँ बच्चे वहाँ है, जल्दी चलो वहाँ, बोर्ड घुमाओ जल्दी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस दिन भी इनको बचाने वाला योनू ही था। मेरा बच्चा रास्ते से हटिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज रास्ते से हट जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोगों की किस्मत कैसे जुड़ी हो सकती है? सही कहा। मैंने बेटे को खोने के गम में ये सोचा ही नहीं कि हेइन भी तकलीफ में होगी। मैं भूल गई कि मेरी हेइन भी डूब रही थी और किसी ने उसे भी बचाया था, जिसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मैंने उसे पहचाना ही नहीं, बल्कि उसे नफरत की, दुख पहुंचाया। बहुत गलत किया मैंने। जो होना था वो हो गया। अब जो बीत चुका है उसे आप भूल ही जाइए। फिलहाल हमें योनू के लिए सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि वो सही सलामत बच जाए, और जब मेरा योनू होश में आ जाएगा उस वक्त आप उसे शुक्रिया कह सकती हैं। मैं ऐसा ही करूंगी। मिस मो, ये सब अचानक क्या हो गया? अब तक उसने कुल मिलाकर कितने शेयर्स इकट्ठे किए थे? 15.9%। इनहेरिटेंस प्रोसेस शुरू करो। क्या? अभी अभी उसे देख कर आई हूँ। मेरा बेटा मर चुका है, इसीलिए जो भी उसका था वो अब मेरा है। जी समझ गया मैम। एक और बात, पूरा स्लश फंड इस्तेमाल करें तो और कितने शेयर्स खरीद सकते हैं? लगभग 7% ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता पायोन वाले इस फैसले में हमारा साथ देंगे। उनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि क्वींस ग्रुप के टुकड़े टुकड़े करके सब कुछ बेच देना और इनसे अलग हो जाना। तो कह दो उन्हें, मैं सब बेचकर 3 साल नहीं बल्कि 1 साल में ही उन्हें आजाद कर दूंगी। जी। जो दिक्कतें सामने आ रही हैं वो यूनुन सॉन्ग की करतूत है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे चेयरमैन बनने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ना? नहीं आएगी। मेरी इनॉग्रल सेरेमनी सबसे शानदार होनी चाहिए। बहुत ही घटिया इंसान है यार ये। हमने उनका ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन उनका काफी खून बहा है। पहले से ही उन्हें अंदरूनी चोटें और फ्रैक्चर भी हुआ था। सिचुएशन मुश्किल थी, इसलिए ऑपरेशन में वक्त लगा। अब डरने की बात नहीं है, पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन उनका जल्दी होश में आना बहुत जरूरी है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन में रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, उनका ख्याल रखिएगा प्लीज। तो क्या हम अंदर जाकर उससे मिल सकते हैं? नहीं नहीं, उन्हें आराम करने दीजिए। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है कि उससे कुछ नहीं हुआ। चिंता मत करिए, वो ठीक हो जाएंगे। अभी ठीक होते इनको अपनी क्वीन का वो वीडियो कहाँ है? मेरे ड्राइवर के टैब में है। पासवर्ड है आपका, बहुत दे। उठो ना, इतना क्यों सो रहे हो? अगर तुम ऐसे ही सोए रहे तो मैं क्या करूंगी बताओ? हर पल तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हें बहुत मिस किया। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये जॉब जल्द से जल्द छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें
देखना भी नहीं चाहती। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने मुझे तब छोड़ा जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, और अब मेरी याददाश्त चली गई तो उसका फायदा उठाकर मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हो। सही कहा ना? मैंने अभी तक तुमसे माफी नहीं मांगी है। अरे ये इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है, अभी इसको सब कुछ फर्क भी नहीं याद पड़ नहीं रहा आया होगा। है, लेकिन शायद मुझे पता है, जब मेरी आंखों ने तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे दर्द क्यों हुआ था। क्यों तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैंने तरह तरह के बहाने बनाए थे। हमारे साथ आज तक चाहे जो कुछ भी हुआ हो, देर से ही सही, पर देखो आज हम दोनों फिर से साथ हैं। तो प्लीज अपनी आंखें खोलो। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो एक बार कह दो कि सब ठीक हो जाएगा। ये अभी भी सो नहीं रहा होगा, पता है तो तुम्हें नहीं सही। पता मुझे तुम्हारी ये कितनी सब कुछ सुन फिक्र रहा हो होगा, रही है। सोता नहीं है लड़का ये। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। वो बाद में बताएगा तुमने ये सब कहा था। चलो अब ठीक है सब। सच में सो रहा है भाई। पता है, पिछले 24 घंटों से मैंने सिर्फ पानी ही पिया है। सच बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, ना ही मैं सोई हूँ। अब शायद कुछ बोलेगा। तुम देख लेना, तुम उठकर बात नहीं करते तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली है, और अब हॉस्पिटल के बेड पर ऐसे बेहोश पड़े हो तुम। ऐसे में मुझे भूख या नींद कैसे आ सकती है? एक बात जान लो, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है तो मुझे आराम की जरूरत है, और अगर ऐसा ही चलता रहा और मेरी हालत बिगड़ गई तो तुम देख लेना। रो रो कर बुरा हाल हो गया है, मुझे चक्कर आने लग गए हैं। आह, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है क्या? देखा, अभी बोलेंगे। योनो, तुम्हें होश आ गया क्या? योनो उठ जाओ। तुम ठीक हो? शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। नहीं, कुछ मत बोलो, आराम करो। 1 मिनट रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम ठीक हो ना? नहीं, तुम्हें ऐसे देखकर दुख हो रहा है। मौत के मुंह से बाहर निकले और तुम्हें अभी मेरी पड़ी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ भी याद नहीं था, और ना जाने तुम्हें मैंने क्या क्या कह दिया, और तुमसे। मुझे भी।
योनो योनू 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 को होश आ गया। मेरे बच्चे, उसे होश आ गया? मेरे बच्चे को होश आ गया। मेरी बेटी, देखिए, तुम ठीक हमारा तो हो ना? ये बिल्कुल ठीक है, ये अब ठीक से बोल भी रहा है। बोल रहा है? क्या बोला? आई लव यू बोला। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू बेटा। अरे नहीं, उसने हेट को आई लव यू बोला था। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ अंकल जी, आराम से, वो भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, डॉक्टर गुस्सा करेंगे। आराम से पीछे आ जाइए आप। ठीक है, समझ गया। जीजा जी, आप ठीक हो गए। हमें तुम पर नाज है बेटा। वाह, एकदम फिल्मों जैसा शूट आउट, वो भी कोरिया में। पता नहीं मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर किसी अमेरिकन क्राइम ड्रामा में। समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो ये कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामा ज्यादा लग रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं हिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये सब कुछ एम्पायर पर कब्जा करने की जंग ज्यादा लगती है, जहाँ दो राजा एक दूसरे को मारने पर तुल हैं और खून की नदियां ऐसा नहीं है, ये तो एक रोमांटिक कहानी है, जैसे बैटमैन द डार्क नाइट की थी। बैटमैन में रोमांस? रोमांस ही तो है, तुमने देखा नहीं? बैटमैन सिर्फ गोथम सिटी और जिससे प्यार करता है सिर्फ उसे बचाने के लिए जीता है। या समझो टाइटैनिक है, जिसमें वो अपनी लवर को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। हमें इन स्टोरीज से कोई लेना देना नहीं है, मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? ये क्वींस फैमिली अपना खोया हुआ एम्पायर वापस लेने में कामयाब होगी? क्यों, तुम नहीं चाहते ऐसा हो? तुम भी तो मिस्टर हुंगसुचॉल को रोज मैसेज किया करते थे। अभी मैसेज कर दूं? कोई फायदा नहीं। खैर, वक्त के साथ मुझे इतना तो पता चल ही गया है, दोस्ती, मोहब्बत, साथ, वफादारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही ये सब दिखते नहीं है, पर इनकी अहमियत सच में बहुत है। इनके बिना आप एक अच्छे इंसान नहीं कहला सकते। मैं उस दिन आपसे ठीक से मिल नहीं पाया तो मुलाकात नहीं हो पाई। मैं योनू का दोस्त हूँ, किम यांगी। जानती हूँ। अब जानती मैंने जो डायरी लिखी थी उसमें बेक्योनो से जुड़े हर शख्स के बारे में कुछ लिखा था। तो मेरे बारे में क्या लिखा? हमारे डिवोर्स के वक्त तुम योनू के वकील थे। अच्छा, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा हूँ। हालांकि मैं योनू का वकील था, पर मैंने कभी तरफदारी नहीं की, बल्कि उसे डांटता था कि तुमने ऐसा क्यों किया और मनाने की कोशिश की। पर अच्छा, तो मुझे बताओ हमारा डिवोर्स क्यों हुआ था? क्या? मुझे लगता है तुम हमारी डिवोर्स के बारे में अच्छे से जानते होगे। वो बिजी स्केड्यूल था और धीरे धीरे दूरियां बढ़ गईं और साथ रहते हुए भी हम में दूरियां बढ़ गई थी। बिल्कुल सही। पर क्या आप जानना चाहती हैं कि आपके डिवोर्स की असली वजह क्या थी? क्या? खैर छोड़िए, पुरानी बातों को याद करके क्या ही फायदा। हमें भी बता ना बस असली वजह। इतना याद रखिए कि एक ऐसा पागल इंसान है जो आपसे इतना प्यार करता है कि आपके लिए गोली खा सकता है। ऐसा प्यार आजकल कहाँ मिलता है। योनू को एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है। दरअसल मुझे भी नहीं पता था कि मैं उसका इतना अच्छा दोस्त हूँ। क्या है ना कि मुश्किल वक्त में हमेशा सच सामने आ जाता है। योनू के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे लगता है जो भी हुआ उससे योनू तो समझ ही गया होगा कि उसे आपसे कितना ज्यादा प्यार है। ऐसा मत बोल जैसे मरने वाला हो। मरने के पहले ही सब तारीफ करते हैं। तुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मैं जिंदगी में खुश रहना चाहता हूं। अगर आज उसे कुछ भी हो गया ना, तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जिंदगी में कब क्या होता है किसे पता होता है। एक दिन था जब तू कह रहा था कि तू उसके साथ एक दिन नहीं बिता सकता, और आज उसके बिना जी नहीं पा रहा है। जानता हूं, लेकिन अब जो है वो है। देखो हेन, अगर तुम जिंदगी में और पछताना नहीं चाहती तो बेक्योनो को हाथ से मत जाने देना। ओह, अरे, और जोर से लिखती तो ये पेपर ही फट जाता। बहुत जरूरी बात होगी। मेरी जान दांव पर लगी थी और सर्जरी करने के बजाय मुझे इस बात की इतनी फिक्र हो रही थी। वैसे
समझ सकती हूँ क्यों। बात तो है। ये डायरी ऐसे कितनी बार बाहर पड़ी है भाई? तुम कुछ नहीं करोगी तो भी मैं दूर नहीं जाने वाला। इसने ये सब कब देख लिया? फ्लर्ट कर रहा है। मैं क्यों हूं? नाटक मत करो। देखो, यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे पूरा यकीन है लाल पेन से ये मैंने नहीं लिखा है, पुरानी है इनने लिखा है। बहुत अर्जेंसी में लिखा होगा। तो तुमने जवाब मुझे क्यों दिया? हाँ, तुम हंस रहे हो। मैंने देख लिया, अब उठ जाओ। क्या हुआ? नाटक मत करो। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो ना? ये कहां से सीखा? मुझे हंसाओ मत यार, हंसता हूं तो दर्द होता है। तो हंसो मत और मुझे जवाब दो। सुनो, हम घर चले क्या? हाँ, मुझे लगता है चलना चाहिए। सुनो, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। अभी हम चलकर कहीं खाना खा लेते हैं। और अभी अभी तो आपने सैंडविच खाया। अरे वो तो स्नैक्स था, खाना अभी बाकी है। हाँ सही कह रही हो। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरा पर्स अंदर रह गया है। बेड के पास जो नीला पर्स है वो मेरा ही है। तुम्हारा नीला पर्स लाना अभी जरूरी नहीं है। ये कमरा तो प्यार के रंगों में अभी रंगा हुआ है। चलो 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 अब बस करो, हम इस टू के लिए नामन सैनफॉर्म चलते हैं। अच्छा आइडिया है। वो जगह तो बहुत दूर है। कॉली भी पियेंगे। हाँ हाँ वो भी चलते सही हैं। है। हाँ लेकिन है तो शहर में ही ना। चलो। उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वहाँ रुके ही नहीं। खाना खाने कहीं दूर चले गए थे। तुम लोगों ने ऐसा करके बहुत अच्छा किया। हमें हॉस्पिटल का पता दे देना। योनु के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं, खाना तो भिजवा ही सकते हैं। हॉस्पिटल का खाना बेस्वाद होता है। सही कहा। हेन भी कहाँ ठीक हुई है। योनु के चक्कर में वो और बीमार पड़ गई तो। फिर भी जलन होती है मुझे। वो ऐसे आदमी के साथ है जो उसके लिए बंदूक की गोली झेल गया। और ऊपर से वो आदमी दिखने में भी बहुत हॉट है। अरे वो सब छोड़ो, उसको तो याद ही नहीं है कि योनु उसका कौन है। उसके लिए तो वो पहली बार मिला हुआ अजनबी है। अब जरा सोचो। इसलिए तो और जलन होने लगी है। क्या? शादी को 3 साल हुए हो या 30 साल, सबसे अच्छे पल तब होते हैं जब हम पहली बार मिलते हैं। और पता है सबसे हैंडसम कब लगता है? जब हम उसे ज्यादा नहीं जानते हैं तब। जब अजनबी होते हैं तभी क्यूट लगते हैं। ऐसा लगता है मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए तुम मुझसे काफी झूठ बोल रहे हो। अरे मैंने कब झूठ बोला? देखो, तुमने अब तक मुझे सिर्फ ये बताया है कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुमने देश के बड़े लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और तुम स्कूल में बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करते थे और तुम मरीन कोर में सर्विस कर और चुके। कोई आम मरीन कोर नहीं, स्पेशल फोर्सेस में था। वही तो तुम कह रहे हो बचपन से तुम हर चीज में माहिर हो, यानी परफेक्ट पैदा हुए थे। जरा मेरी तरफ देखो। हाँ देख रहा हूँ, बोलो। मतलब मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो वो सब ठीक है, पर दुनिया में इतना परफेक्ट कोई नहीं होता। मतलब अब क्यों हो नहीं सकता क्या? और नहीं तो क्या, तुमने वो सब चुना जो मुझे एक पार्टनर में चाहिए था। ऐसा क्या? तो मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं परफेक्ट पार्टनर हूँ? देखो बेक्योनु, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि मैं भी करूं, पर तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ बोलना बंद करो और सब सच बता दो। मैंने सब सच ही तो बताया है। तुम सच बोल रहे हो? चैंपियनशिप जीती है। ये क्या? तुम्हारा इस तरह हंसना मुझे बहुत पसंद आ रहा है।
तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे कुछ याद ना होने का फायदा उठा रहे हो। पापा, मैं आ गया हूँ। अब भी आपने मुझे माफ किया है या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए पापा, अब हम तीनों भाई बहन फिर से एक साथ हो गए हैं। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमसे जो छीना गया है हम वो मिलकर वापस लेकर ही रहेंगे। हम आपका बदला लेकर रहेंगे। अब यहाँ देखिए, पिछले एक हफ्ते में ही एक दूसरी लीगल एंटिटी ने क्वींस के 7% शेयर्स खरीद लिए। यानी उनके पास टोटल 45.1% शेयर्स है। हमारे फ्रोजन शेयर्स रिलीज होंगे तो हमारे पास टोटल 39.3% शेयर्स होंगे। क्या बायोन वाले अब भी उनका साथ देंगे? मैंने न्यूयॉर्क में जो भी देखा और समझा है उस हिसाब से हाँ। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके क्वींस ग्रुप को बेचकर बिना किसी हलचल के किनारे हो जाना, और इसमें मोसुल ही उनका साथ जरूर देगी। फिर तो लीगली हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेजोरिटी उनके पास है। चेयरमैन हुंग के स्लश फंड का इस्तेमाल करके उन्होंने टोटल 13.3% शेयर्स खरीदे। हालांकि स्लश फंड में सारा पैसा गैर कानूनी है और असल में उस पैसे पर सरकार का ही हक होगा, तो हम शेयर्स की बिक्री नलीफाई करने का केस करेंगे। क्या क्या कह रही हो? मैं कोई जुर्म नहीं कबूल करूंगी क्योंकि मैंने अपनी भरपाई कर दी है। ह्योनु का कहना है इसमें जो भी गाने हैं वो सब ही इनको बचपन से पसंद है। ये सारे गाने सुनकर ना उसकी याददाश्त वापस नहीं आने वाली। तुम लोग ज्यादा ही फिल्में देखते हो। अरे लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। और सुनो, जर्मनी से एक पैकेज आने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ हीन के हाथ में पहुंचना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन इतना जोखिम वाला काम मुझे क्यों दे रहे हो? ओह, वो डायरी। ओह, ये तो जर्मनी से आया है। ये मुझे दो। मिस्टर यून ने कहा है हेन मैडम के नाम से जो कुछ है पहले उनके पास जाए। ये पैकेज मिस्टर यून के लिए है ना? मैं उन तक पहुंचा दूंगी। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। मैंने उन दोनों को फिर से मिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इतना पछतावा काफी होना चाहिए। सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? फ्रोजन शेयर्स को रिलीज करने के लिए उन्हें ये प्रूव करना जरूरी है कि ये सब सुलह का बिछाया हुआ जाल है और हम इसके सबूत हैं। तुम दो गवाही। ग्रेस, क्या ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर हम दोनों ने गवाही दी? जहाँ एक के मरने से काम चल सकता है वहाँ दो की क्या जरूरत? उन्नी, मैं यून सॉन्ग जैसे मरना नहीं चाहती। तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? बेचारा पूरी जिंदगी सबसे प्यार मांगता रहा पर किसी ने उसे प्यार नहीं दिया। यहाँ तक कि उसकी मौत पर भी कोई उसके साथ नहीं था। मैं चाहती हूँ कि मैं एक नई शुरुआत करूँ। कुछ छुपाना नहीं चाहती। ना पछतावा रखना है, ना अफसोस में जीना है। अब मैं दिल खोलकर प्यार देना चाहती हूँ और पाना चाहती हूँ। देखो, तुम्हें लगता है जेल से छूट कर आने के बाद ये परिवार तुम्हें अपना लेगा? कौन जेल जा रहा है? मेरी बात का जवाब दो। देखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हें याद है हम पहली बार इसी जगह पर मिले थे? मुझे कुछ भी याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। मैं यहाँ रहने से बहुत तंग आ चुकी थी। दूसरे बच्चे उम्मीद करते थे कि उनके माँ बाप एक दिन आएंगे और उन्हें यहाँ से ले जाएंगे, पर मेरा तो कोई था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए कोई खत या कोई छोटी सी चिट्ठी तक छोड़कर नहीं गए थे। वो तो मुझे इस ठंड में एक सेब की पेटी में छोड़कर गए। ऐसे लोग मुझे वापस लेने क्यों आएंगे? फिर जानते हो, एक दिन मैं तुमसे मिली। तुम कई महीनों में एक बार आते थे और मैं तुम्हारा इंतजार करती थी। इसका मतलब क्या तुम मुझे बचपन से पसंद करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे आने पर बच्चों में स्नैक्स बंटते थे, उसमें स्ट्रॉबेरी केक होता था। दाही, एक मिनट रुको। इसका मतलब मैं ही तुम्हारा बचपन का पहला प्यार था? सच में? कहा ना केक का इंतजार करती थी। और हाँ, तुम्हें याद तो नहीं होगा पर ये बनी तुम्हारा ही है। सच में?
तो तुमने इसे इतने साल तक संभाल कर रखा, ये सोचकर कि ये बनी हमारे प्यार की पहली निशानी है। हमारा साथ किस्मत में ही लिखा था। अरे बुद्धू, ये तो मैंने तुमसे मांग कर लिया था। मुझे ये बनी बहुत पसंद आया था। इसे बैग पर लगाकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अमीर खानदान की बेटी हूँ। इसे जब भी छूती थी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। इसे सिरहाने रख के सो जाया करती थी। मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी, पर उसके बाद हम कभी नहीं मिल पाए, क्योंकि उसके बाद तुम आई ही नहीं। तो तुम मेरा इंतजार करती थी? हाँ, करती थी। उसके बाद तुम्हारे दादाजी हमारे लिए केक लाया करते थे। पर वो टेस्ट नहीं आता था। क्योंकि तुम नहीं थे मेरे पास। मैंने तुम्हारा कई साल इंतजार किया। अब इंतजार करने की बारी तुम्हारी। मैं वापस आऊंगी। सजा काट कर ही तुमसे नजरें मिला पाऊंगी। नहीं, इस बार नहीं। गोनू का ख्याल रखना। वापस आने के बाद मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसी बीवी चाहते हो मैं हमेशा वैसी बन के रहूंगी। बकवास मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे रहते तुम्हें कोई जेल में भेज सकता है? मैं ना कोरिया का बड़े से बड़ा वकील तुम्हारे लिए लाकर खड़ा कर सकता हूँ। मैं चाहे सड़क पर ही क्यों ना आ जाऊं, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। सुचौल, मेरी बात समझो। अब और कुछ मत बोलो तुम। डिफेंडेंट के स्वर्गवासी बेटे यूनुन सॉन्ग ने क्वींस के शेयर्स खरीदने के लिए अपनी शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके टोटल 900 बिलियन वॉन का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया था। अपने बेटे की मौत के तुरंत बाद इन्होंने उन सभी शेयर्स पर अपना दावा किया और बचे हुए पैसों से इन्होंने क्वींस के और शेयर्स खरीदे। यानी कुल मिलाकर इनके पास 13.3% शेयर्स हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए प्लेंटिफ कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि उन 13.3% शेयर्स को नलीफाई करके कंपनी को लौटा दिया जाए जिन पर डिफेंडेंट ने कब्जा किया है। क्या डिफेंडेंट उन पे लगाए इल्जाम का जवाब देना चाहती हैं? डिफेंडेंट को जो शेयर्स और कैश मिला है वो उनके स्वर्गवासी बेटे की अमानत थी और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के चलते इन्हें ये सब महज विरासत के तौर पर मिला है। लेकिन प्लेंटिफ ने इल्जाम लगाने से पहले सोचा भी नहीं कि ये कितने दुख में है और इनके बेटे की मौत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये इनके मैनेजमेंट राइट्स को छीनने की शर्मनाक कोशिश है। डिफेंडेंट मोसुली ने क्वींस के मैनेजमेंट राइट्स छीनने के लिए दरअसल 2 ट्रिलियन वॉन का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया है मिलॉर्ड। पहले तो इन्होंने लोगों को जानबूझकर गलत जमीन बेचने का जुर्म किया है। जैसे ही साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, हम जॉइंट इन्वेस्टर्स में ये खबर पहुंचा देंगे कि हाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से रिजॉर्ट के लिए परमिट नहीं मिल रहा, और साथ ही रिजॉर्ट की डील के लिए एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रिजल्ट ऑफ रिसर्च जैसे कागजात जो इन्होंने प्लेंटिफ को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पेश किए थे वो सब फर्जी थे। ऊपर से इन्होंने हमारे प्लेंटिफ जो कि बेकसूर थे उन्हें कसूरवार दिखाने के लिए उनके नाम से डबल कॉन्ट्रैक्ट का स्कैम भी करवाया। इनकी वजह से लैंड ओनर्स ने भी प्लेंटिफ पर केस कर दिया। पेश किए गए सबूतों के अलावा मैं गवर्नमेंट मिलिट्री काउंसिल मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट पेश करना चाहूंगा जो मिलिट्री बेस हटाने के लिए हुआ था, साथ में साइट परचेज प्लान्स और रिसर्च मैनिपुलेशन के पेपर्स भी। ये जो भी सबूत हैं, इनके स्वर्गवासी बेटे मिस्टर यून उन सॉन्ग से जुड़े हुए हैं। डिफेंडेंट का इससे ताल्लुक नहीं है, ना ही इस मामले में इनके शामिल होने का कोई सबूत है। योर ऑनर, मेरा बेटा और मैं पिछले 20 साल से एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे। मुझे कैसे पता चलता वो ऐसी साजिश कर रहा है? और इस वक्त एक माँ होने के नाते जिसने अपना बेटा खोया है, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। डिफेंडेंट झूठ बोल रही हैं ये साबित करने के लिए मैं एक गवाह को पेश करना चाहता हूँ। लास्ट सीन एकदम अभी इस पार्ट का एंड हो गया है। इसमें हम देखते हैं कि सुचौल की जो वाइफ है वो कटघरे में खड़ी है, तो इससे पलट सकता है सब कुछ। लेकिन जो मिस मो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो बच जाएगी। मतलब और ज़्यादा कोई तगड़ा प्रूफ चाहिए, जैसे कि चेयरमैन को मारने वाला वीडियो अगर इनके हाथ लग जाता है तो मेरे को लगता है कि कहानी एकदम से पलट जाएगी और जो मिस मो है वो ये केस हार जाएंगी, ऐसा मेरे को लगता है। पता नहीं वो वीडियो कैसे इनके हाथ लगेगा भी या नहीं, या फिर किस तरीके से योनू इस केस को जीतेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके अगले पार्ट में। और इसका अगला पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है, और उसके बाद हमारी क्वीन ऑफ टीयर्स की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और मिलते हैं आपसे जल्दी अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।